नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अब देखिए, आज तो हो सकता है कम ही लोग आप लोग जुड़े, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आज इंडिया की बात है, इंडिया का सपोर्ट करने की बात है, मैच की बात है। तो आप देखो, हमको आपको क्या, ठीक है, हम लोग स्पोर्ट पर्सन हैं, हमको सपोर्ट करना चाहिए। हम खेल को नहीं बढ़ावा देंगे तो कौन बढ़ा। लेकिन देखो, अगर मेरा एग्जाम लगा हुआ है तो हम पहले अपने एग्जाम को फोकस करेंगे, बाकी चीजों को बाद में। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमारा एग्जाम है, हम उसको फोकस करेंगे। और जैसा कि मुझे उम्मीद था कि आप ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, और वही मुझे दिख भी रहा है कि आप ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है। चलिए, दीपा रावत जी गुड इवनिंग, राहुल जी नमस्कार, द क्रेजी निशा आ जाइए सर जी, टाइम हो गया, आ गए भैया। भरत सिंह जी गुड इवनिंग, लता जी गुड इवनिंग, रीना पांडे जी गुड इवनिंग, धर्मशीला जी गुड इवनिंग, सोनू कुमार जी गुड इवनिंग, महेश जी जय हिंद। चलिए चलिए, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्योंकि भाई आप लोग इंडिया का मैच देखने गए होंगे, तो चलिए सभी लोग आ जाइए। हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास की शुरुआत होती है वही डेली का जो आपका है, एक बार आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दे, फिर हम चलें आगे। मतलब यूकेएलटी, बीपीएससी टीआरई 3, तो बीपीएससी टीआरई 3 और 4.0 यूपीटीजीटी, जो लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और यूकेएलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3 के लिए अब जितने भी दिन बचे हैं वो है प्रैक्टिस का समय। तो अगर वो लोग प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो एक रिकॉर्डेड प्रैक्टिस बैच है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे लाइव प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, और आपका जो है लाइव प्रैक्टिस जो हो रहा है, यह भी क्लासेस जाएंगी। और ऑलरेडी वहां पे टॉपिक वाइज प्लस मिसलेनियस बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा उसमें वीडियोज हैं। तो आप उस बैच से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें अगर जिनको प्रैक्टिस मात्र और मात्र प्रैक्टिस करना है, उनके लिए वह बैच बहुत बेस्ट है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 7वां नंबर है। और इन सब के लिए जिन लोगों को जानकारी लेना है वो 9628959237 से संपर्क कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? तो कल चंडीगढ़ का पेपर था, आप चंडीगढ़ का पेपर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको भी टाइप करवाया जा रहा है। टाइप नहीं हुआ था आज, नहीं तो आज उसी को करा दिया गया होता। आप पेपर देखेंगे तो पेपर इजी टू मॉडरेट है। क्या है? पेपर टफ नहीं है। आप अगर चंडीगढ़ का पेपर देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट पेपर है। कैसा लेवल है? इजी टू मॉडरेट है, कि वह इजी पेपर तो है लेकिन मॉडरेट लेवल का है। इस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ABCD वाले इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें कुछ नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल दोनों चलना चाहिए। मैक्स VO2 के निर्धारक है कोशिका जाल, एट्रियो वीनस का ऑक्सीजंतर, खून का गाढ़ापन, IV साइनो एट्रियल पेसमेकर। सही संयोजन है 1 3 और 4, 1 2 और 3 4, 1 और 2, 2 और 4। मैक्सिमम VO2 क्या होता है? मैक्सिमम VO2 क्या होता है, हमें कोई बता सकता है? हम्म नीलम कुमारी जी गुड इवनिंग, आनंद कुमार जी गुड इवनिंग, ममता जी जय हिंद, बच्ची सिंह जी गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूं ना, स्टेटमेंट क्या उसे ही को ही बोलते हैं, इजी टू मॉडरेट। और एक दो क्वेश्चन तो मैं कल जो शाम को कराया था उसमें का भी क्वेश्चन था, हम जबकि पेपर नहीं देखे थे फिर भी। हाँ, तो याद रखना। तो अब जो भी पेपर होंगे वो आपको इजी रहेंगे, लेकिन इजी टू मॉडरेट रहेंगे। और वो आपको कैसे समझ में आएगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, याद रखना। तो मैक्सिमम VO2 की बात करेंगे हम। तो जो VO2 मैक्स होता है, यह क्या होता है? तो यह जो है कैपिलरी नेटवर्क, मतलब कोशिका जाल और एट्रियोवीनस या ऑक्सीजन के अंतर की बात करेगा, लेकिन खून का गाढ़ापन और साइनोएट्रियल पेसमेकर का निर्धारक यह नहीं होता। यह केवल और केवल कैपिलरी नेटवर्क की बात करता है। और ऑक्सीजन एट्रियोवीनस का ऑक्सीजन जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसकी बात करेगा, उसका निर्धारण यह करता है VO2 मैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, आंसर नंबर ग हो जाएगा, याद रखना। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ग हो जाएगा, याद रखना। फर्स्ट और सेकंड, न कि सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ
नहीं होगा, याद रखना। अरे साइनोएट्रियल पेसमेकर किससे संबंधित है? वो आपका पेसमेकर जो है, वो आपका पेसमेकर संबंधित है आपका किस चीज से? वो पेसमेकर आपका संबंधित है आपका जो हार्ट होता है उससे। और ये जो हार्ट है, जब हार्ट से संबंधित है तो हार्ट आपका किस में होता है? कार्डियक सिस्टम में होता है। और आपका जो ये VO2 मैक्स है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो जायज सी बात है यहां से संबंधित होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लचीलेपन के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन प्रभावित करता है? संधि का ढांचा, संधि का प्रकार, आयु और लिंग, थकान। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्या होगा जल्दी से बताओ। विनोद कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए बच्ची सिंह जी, सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, थैंक यू जी, आप लोगों का प्यार है। चलो, लचीलेपन के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। संधि का ढांचा, संधि का प्रकार, आयु और लिंग और थकान, क्या होगा? तो अगर इसकी मैं बात करूं तो लचीलेपन के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, तो जायज सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए संधि का ढांचा बिल्कुल जायज सी बात है, ज्वाइंट प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर साइनोवियल सूख गया है और चीजें हो गई तो वो क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। संधि का प्रकार बिल्कुल कौन सी संधि? अब पता चला सूचर है तो सूचर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही नहीं, जायज सी बात है। डायथ्रोसिस होगा तभी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी किसमें होगी आपका? साइनोथ्रोसिस में तो होगा नहीं। हाँ, एम्फियोथ्रोसिस में थोड़ा बहुत होगा। आयु और लिंग, जायज सी बात है, अगर बच्चा छोटा है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर बच्चा ज्यादा बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तुम्हारी तरह हो गया बच्चा, तो कम होगा उसके फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। साथ ही साथ थकान, जायज सी बात है, जब थकान हो जाएगी तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थकान की वजह से लैक्टिक अम्ल जमा होने लगेगा, लैक्टिक अम्ल जब जमा होगा तो आपको थकान आएगी, थकान से भी ये होता है। हाँ, तो याद रखना क्या होगा? लचीलेपन के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करता है। संधि का ढांचा, संधि का प्रकार, आयु और लिंग और थकान, ये सभी होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो याद रखना फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर डी होगा, याद रखना। इतनी छोटी छोटी गलती नहीं करना है, छोटी गलती नहीं करना है मेरे भाई। मुझे पता था आप लोग सब थकान दोगे। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए मैं ले आता हूं, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता होता है, फिक्स होता है कि आप तो 4 ऑप्शन जान रहे हो, एक लास्ट ही ऑप्शन है जिसको आप छोड़ोगे, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन लाया जाता है जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग क्या हो, खुले। चलो, खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? वंशानुगत के द्वारा, अपनी टीम के साथ भावनात्मक तादात्म्य द्वारा, स्थिति परक कारण द्वारा, खेल परिस्थितियां, किस पर होगा? कि मान लो स्थिति परक कारण मतलब कि समय के हिसाब से जो भी कारण होगा उस हिसाब से, मतलब मान लो कि स्थिति परिवर्तित हो रही है, वो हो रहा है उससे, या फिर खेल की परिस्थितियां क्या है उससे, या अपनी टीम के साथ जो भी भावात्मक तादात्म्य है, मतलब उनके साथ एक रिलेशन जो जुड़ा हुआ है, इमोशनली अटैचमेंट जो है उसकी बात करता है, या आपका वंशानुगत की बात करता है? किसकी बात करेगा? निमसिंह सिंह जी हाय। देखो, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो खिलाड़ी की आक्रामकता, एग्रेसिवनेस की बात करें तो यह किस व्यवहार पर प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होगा? तो वंशानुगत से तो प्रभावित नहीं होगा, जाहिर सी बात है। खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार जो है उसका वंशानुक्रम थोड़ी ना होता है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है। फिर अपनी टीम के साथ इमोशनल अटैचमेंट जो होता है उसकी वजह से होता है, जाहिर सी बात है। कि अब देखो, आक्रामक रूप से रोहित शर्मा ने खेला उस दिन रोहित शर्मा ने क्या किया? आक्रामक रूप से खेला और ऑस्ट्रेलिया की छक्का छुड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ था। जब आपके टीम के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहेगा तो आप अपना पूरा एफर्ट डालोगे, आप आक्रामक रूप से खेलने की कोशिश करोगे। स्थिति परक कारण नहीं होगा, लेकिन खेल की परिस्थितियां डिपेंड करेंगी। अब पता चला कि आपको विकेट बचाने की जरूरत है और आक्रामक रूप से आप खेल रहे हैं तो वो नहीं होगा। लेकिन जब आप देख रहे हो कि हमको क्या करना है, चेज करना है, हमको उस स्थिति के अनुसार खेलना पड़ता है, तो आक्रामकता
खेल की परिस्थिति के अनुसार आती है, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 और 4, और 2 और 4 क्या है, ऑप्शन नंबर क है, ए है। तो जिन लोगों का आंसर नंबर ए है उन सबका सही है। विनोद कुमार ने आंसर ए दिया है, दिनेश चंद ने आंसर ए दिया है, बाकी किसी ने भी आंसर ए नहीं दिया है। तो इन दोनों का आंसर सही है। राम प्रवेश सिंह जी गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्का फेंकना डिस्कस थ्रो की क्रिया के निम्नलिखित चरणों को उनके अनुक्रम और कार्यान्वयन के अनुसार नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि सबसे पहले जब डिस्कस फेंकोगे तो सबसे पहले कौन सी क्रिया करनी होगी, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। निर्मोचन किया, रिलीज एक्शन, रोटेशन, रिलीज स्टांस और प्रारंभिक डोला मतलब प्राइमरी स्विंग, प्रिलिमिनरी स्विंग, क्या होगा। महेश जी कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए क्यों क्यों कम नहीं होता है, आप एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, चीजों को एक एक को समझना पड़ेगा महेश जी, घबराने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल अभी डाउन ना करें आप, ठीक है ना। देखिए वन लाइनर करना, क्योंकि प्रेजेंट की स्थिति ये आ रहा है कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन आप चंडीगढ़ देखे होंगे, आप एमआरएस का पेपर देखे होंगे, आप केबीएस का पेपर देखे होंगे, आप एनबीएस का पेपर देखे होंगे, हाँ इन सब में आप देखे होंगे, बिहार का देखे होंगे। तो इन सब में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बना रहे हैं कि आपको चारों सेक्शन जब तक नहीं पता होगा तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। हाँ द फॉर द क्लोजर, सर मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं, हिंदी में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। अरे भाई फॉर एग्जाम्पल दे के आदमी समझाता है, फिर भी नहीं समझ में आता। और जो आपका क्या है, आपका जो फिजिकल एजुकेशन यह तो इंग्लिश में है, इंग्लिश कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है ये तो। हाँ चलो, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो अब देखो इसमें पे रिलीज एक्शन होगा, रोटेशन होगा, रिलीज स्टांस होगा या प्रीलिमिनरी स्विंग होगा। तो अगर मैं आप लोगों को इसकी बात करूं मैं तो सबसे पहले क्या होगा, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक घुमाव होगा, उसके बाद में आपका होगा रोटेशन होगा, रोटेशन के बाद क्या होगा रिलीज स्टांस होगा, रिलीज स्टांस के बाद में फिर क्या होगा, लास्ट में जाके आपका क्या होगा, आपका रिलीज एक्शन होगा, सॉरी रिलीज एक्शन मतलब कि उसको छोड़ा जाएगा। तो देखो इसमें अगर आपको करना है तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कभी कभी ऑप्शन देखो, अगर इसमें अगर कोई पकड़ने वाला होता तो सिर्फ इससे पकड़ लेता कि हम किसी भी डिस्कस को या गोला को शॉर्टपुट को किसी भी क्रिया में सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उस चीज को रिलीज करते हैं। तो लास्ट में रिलीज होगा तो रिलीज किस में सबसे पहले होगा, मतलब लास्ट में चौथे नंबर पे पहला किसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, इसमें है, इसमें है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे देख के भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो याद रखना क्या होगा, स्विंग होगा, स्विंग के बाद रोटेशन होगा, रोटेशन के बाद स्टांस होगा, स्टांस के बाद में फिर रिलीज एक्शन होगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध रेजिस्टेंस को कहते हैं। वस्तु की जो गति में परिवर्तन में प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं या मोमेंटम कहते हैं, क्या कहते हैं। क्लास को शेयर करो भाई दबा के एक बार। तो वस्तु के गति में जो परिवर्तन होता है, मान लो कोई वस्तु है, अब यह वस्तु चल रही है तो अपनी ही स्पीड में चलती रहेगी, कब तक, जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाएगा, मतलब इस पर प्रतिरोध नहीं लगेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। और जैसे ही यह रेजिस्टेंस लगा, तो जब यह रेजिस्टेंस लगा तभी यह इसकी गति में परिवर्तन हुआ। और यही क्या चला कि गति में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। अगर रेजिस्टेंस न होता तो इसकी गति में परिवर्तन न होता, और यह क्या होता है, जड़त्व होगा। क्या होगा भाई मेरे, जड़त्व होगा, इनर्शिया होगा, त्वरण नहीं होगा। त्वरण कहते हैं क्या, आपकी स्थिर स्थिति से, स्थिर या कोई जीरो पॉइंट से अधिकतम
जो स्पीड होता है उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, अधिकतम चाल। स्थिर स्थिति से अधिकतम चाल को पकड़ना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। कहाँ खो गए हो जी तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन काहे गलत कर रहे हो? हाँ, संवेग क्या होता है मैंने बताया था, F बराबर में। शिक्षा में प्ले वे प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन डीवी, फ्रेडरिक फ्रोबेल को, प्लेटो को, कॉल्डवेल कुक को। बताओ किसको जाएगा जल्दी से। बताओ भाई क्या होगा? तो याद रखना, कार्डवेल कुक। अब कितने लोगों का आंसर आया है भैया? राहुल जी ने डी दिया है, उमेश प्रसाद ने डी दिया है, मनीषा कुमारी मनीष कुमार कौशल ने दिया है। उसके बाद में और तो किसी का नहीं आया है अभी तक आंसर। लता जी ने आंसर दे दिया डी। तो क्या होगा? कॉल्डवेल कुक। क्या होगा? कॉल्डवेल कुक होगा, याद रखना। क्या? कॉल्डवेल कुक होता है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना? चलो, खेलों का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, कि खेलों का सिद्धांत क्या क्या है? तो उसको आप लोग पढ़ लेना, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। खेलों के अलग अलग सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को किसने किसने दिया है उसको आप जरूर पढ़ लेना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यंत्र विद्या मैकेनिक्स की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एवं डायनेमिक्स। बताओ क्या होगा? जैसे खेल सिद्धांत में आपका क्या आता है? एक तो आता है थ्योरी ऑफ द सरप्लस एनर्जी, बहुत पूछता है कि यह किसने दिया था। अतिरिक्त शक्ति की धारणा किसने दी थी? तो याद रखना स्पेंसर महोदय ने दिया था। उसके बाद में फिर पूछता है आपको कि प्री एक्सरसाइज थ्योरी किसने दी थी, या एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी थी? तो याद रखना, जिसे हम क्या कहते हैं? भविष्यदर्शी धारणा कहते हैं। तो यह जो है भविष्यदर्शी धारणा किसने दी थी? तो याद ना, कार्ल ग्रुस ने दिया था। हाँ, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मनोरंजनात्मक धारणा किसने की दिया था, तो लेजारा लॉर्ड केम्स था, GT डब्ल्यू पैट्रिक ने दिया था। हाँ, पुनः पूर्वालोकन की बात करेगा कि यह किसने दिया था? जी स्टैनली हॉल ने दिया था आपका। विरेचन या रेचन धारणा किसने दिया था? तो आप किसको बताओगे? अरस्तु को बताओगे। मनोविश्लेषण की बात करेगा तो सिगमंड फ्रायड को बताओगे। सामाजिक धारणा की बात करेगा तो अरस्तु को बताओगे। खेल ही जीवन की धारणा की बात करेगा तो आप किसको बताओगे? जॉन डीवी को बताओगे। इसके अलावा निसर्ग अनुष्ठान धारणा की बात करेगा तो आप किसको बताओगे? रूसो को बताओगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। संज्ञान धारणा जीन प्याजे को कहेंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या खेल की सिद्धांत है, इनको आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो यह होगा स्टैटिक्स एवं डायनेमिक्स दो होता है। क्या होगा? स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। और कभी कभी यह पूछता है कि मैकेनिक्स या यंत्र विद्या, बायोमैकेनिक्स किसका भाग है? तो बायोमैकेनिक्स याद रखना फिजिक्स का भाग है। किसका भाग है? फिजिक्स का भाग होता है आपका बायोमैकेनिक्स, ठीक है ना? तो ये जरूर याद रखना फिजिक्स का। और इस बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत दो चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक्स और डायनामिक्स, और इसमें काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स में हम गति की बात करते हैं, और काइनेटिक्स में हम किसकी बात करते हैं? हम बल की बात करते हैं। तो यह भी याद रखना, यह भी आपसे पूछा जाता है, ठीक। चलो, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमएल कमलेश, क्लार्क एंड क्लार्क, जॉनसन एंड नेंसल, चार्ल्स ए ब्रूस। कौन है बताओ? एक दो चार तीन, तीन चार, एक दो दो एक, तीन चार, चार तीन दो दो, मतलब फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये सारे लोग हैं, लेकिन कौन पहले लिखा था, फिर कौन लिखा, फिर क्यों लिखा? संतोष कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो क्या बताओगे? याद रखना, सबसे पहले चार्ल्स बूचर आए, और चार्ल्स बूचर ने क्या लिखा? फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट नामक पुस्तक लिखी। चार्ल्स बूचर के बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर आए जॉनसन एंड नेल्सन, इन्होंने भी इस बुक को लिखा। फिर आए क्लार्क एंड क्लार्क, इन्होंने भी इस बुक को लिखा। और लास्ट में लिखा है एमएल कमलेश महोदय ने। एमएल कमलेश सर हम लोगों के गुरु, आदर्श सब हैं। इनकी भी बुक आती है यूजीसी नेट के लिए और सारी चीजों के लिए। तो याद रखना क्या है, 4 3 2 1। खेलों के विरेचक कैथोलिटिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अरस्तु, सिगमंड फ्रायड, कार्ल ग्रॉस, ब्राउन, सिलर। नवीन निराला जी, गुड इवनिंग। रेणुका जी, गुड इवनिंग। खेलों में विरेचक सिद्धांत, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि विरेचक सिद्धांत किसने दिया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, खेल के सिद्धांत के विषय में बताया कि विरेचक या कैथरेटिक थ्योरी की बात करेंगे तो यह किसने दिया है? अरस्तु महोदय ने दिया है। सिगमंड फ्रायड ने क्या दिया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। क्या? मनोविश्लेषण की बात इन्होंने किया है। कार्ल ग्रुस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या दिया है? प्री एक्सरसाइज थ्योरी दिया है। कौन सा? प्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्री एक्सरसाइज थ्योरी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी। क्या? एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भविष्यदर्शी की धारणा, मतलब पूर्वाभ्यास अथवा तत्परता के सिद्धांत से नाम से भी जाना जाता है। क्या? पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास एवं तत्परता के नाम से भी यह जाना जाता है। याद रखना, इसको कार्ल ग्रुस ने दिया था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपका रिग्रेशन थ्योरी किसने दिया? इन सबको याद रखना, रिग्रेशन थ्योरी। तो रिग्रेशन थ्योरी किसने दिया? तो याद रखना, लॉर्ड केम्स था, जीटी डब्ल्यू पैट्रिक ने। कि कौन सा? लॉर्ड केम्स और जीटी डब्ल्यू पैट्रिक। ट्रिक स्पेंसर और सीलर की बात करें हम, तो हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर जो थे, इन्होंने कौन सा दिया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने क्या दिया था? सरप्लस एनर्जी थ्योरी। क्या? सर प्लस एनर्जी थ्योरी, यह किसने दिया था? तो आप क्या बताओगे? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और यह बहुत बार पूछा जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु शीर्ष, कहाँ होगा? देखो, अगर मैं बात करूं आपके तंत्रिका तंत्र की, ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन जो होता है यह 3 भागों में बटा होता है। आपका जो मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क जो है यह 3 भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन,
दूसरे को बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरे को बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक। अब देखो ये जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन के कितने भाग? तीन भाग। कौन कौन सा? सेरिब्रम, उसके बाद में थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक। हिंड ब्रेन के भाग की बात करें अगर हम, तो हिंड ब्रेन में क्या होगा आपका? सेरिबेलम। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम। तो याद रखना ये क्या होगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम। ठीक। सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? पोन्स होगा। पोन्स होगा। इसके अलावा होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या? मेडुला ऑब्लंगाटा। और ये मेडुला ऑब्लंगाटा ही क्या करता है? आपके श्वसन तंत्र को निर्धारित करने का काम करता है। क्या करता है? इसको निर्धारित करने का काम करता है। ये जो सेरिब्रम होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह क्या होता है? मस्तिष्क का क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है, याद रखना। कौन? सेरिब्रम। और यह क्या करता है? यह जो है स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। याद रखना। कौन? स्वैच्छिक मांसपेशियों को, मतलब कि जिनको तुम अपनी इच्छा से चलाते हो। ठीक है ना? यही जो है सुनने से संबंधित है, यही काम सुनने का भी करता है। इसके अलावा बात करें तो यह जो है तर्क, भावना, इमोशन, ये सब चीज भी इसी के अंतर्गत आता है। बात करें फिर थैलमस की, तो थैलमस क्या काम करता है? तो थैलमस क्या बताओगे आप लोग? थैलमस जो है अंडे के आकार का होता है, और यह क्या करता है? सर्दी, गर्मी, इन सारी चीजों की बात करता है। ठीक है ना? थैलमस यह सब चीजें करता है। और थैलमस के बाद में अगर हम बात करें कि हाइपोथैलमस क्या करता है, तो भूख, प्यास, जो भी आपका संवेग है, यह इसी हाइपोथैलमस से भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, इन सब का क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करने का काम कौन करता है? वह भी आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है ना? पानी के स्तर को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। याद रखना ये सब। मिड ब्रेन की बात करें तो ये जो होता है विजुअल होता है। ठीक है ना? इसके अलावा यह सुनने, मतलब कि ये जो होता है श्रव्य और दृश्य से संबंधित होता है मिड ब्रेन। फिर आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम की बात करें तो यह ब्रेन का सबसे बड़ा दूसरा हिस्सा होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा, सेरिबेलम दूसरे नंबर का हिस्सा होता है। ठीक है ना? यह क्या करता है? मांसपेशियों की गतियों को निर्धारित करता है। जो भी मांसपेशियां होती हैं उनकी गतियों को क्या करता है? यह निर्धारित करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की बात यही करता है। ठीक है ना? संतुलन की भी बात यही करता है। ठीक। बाकी आगे के विषय में भी बताएंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन, नहीं हो जाएगा यहीं पे बहुत ज्यादा टाइम। ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि कुब्जता काइफोसिस किस क्षेत्र के केसेरुका स्तंभ वर्टिब्रल कॉलम की विकृति है? बच्ची क्षेत्र, कटी क्षेत्र, ग्रीवा क्षेत्र या अनुत्तरित क्षेत्र? थोरिक थोरिक जोन, लुम्बर रीजन, सार्वेक्स रीजन और सर्कल एरिया। तो काइफोसिस की जब भी हम बात करेंगे, यह काइफोसिस कुबड़ यह कहाँ होता है? तो याद रखना यह थोरिक्स भाग में होता है। सार्वेक्स भाग की अगर मैं बात करूं तो सर्वेक्स भाग में आपका कौन सा होता है? सार्वेक्स में तो आपका जो क्या होता है, जो आपका राउंड शोल्डर होता है वह वाले। और आपका कटी क्षेत्र की बात करें लुम्बर रीजन की, तो लुम्बर रीजन में होता है आपका लॉर्डोसिस। तो समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एफ्लुरेज शब्द किससे संबंधित है? एफ्लुरेज शब्द किससे संबंधित है बताओ? एफ्लुरेज शब्द किससे संबंधित है?
और इसको बहुत बार बताया है। अभी आपका स्पोर्ट मेडिसिन पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैंने बताया था। यह मसाजिंग से संबंधित है, मर्दन से संबंधित है, याद रखना। नीचे दी गई संस्थाएं भारत में किस क्रम में प्रारंभ हुई? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, लक्ष्मी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। और इन सब का हमको सन भी लिख देना है हमें आगे। इसके सही संयोजन 4-2-3-1, 3-4-1-2, 1-4-3-2, 2-1-4-3। क्या होगा बताओ जल्दी, बताओ जल्दी क्या होगा। देखो, तो अगर हम बात करें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली 1982 किस सन में, तो आप क्या बताओगे? 1982 ईस्वी में। सॉरी सॉरी, 84 में। 82 नहीं, क्योंकि 82 में हुआ था, 84 में बना था। 82 में एशियन खेल हुआ था, उसके बाद में उसी की रखवाली के लिए 1984 में। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट जो है 1954। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस सन में? 1957। और YMCA 1920। तो पहले 1920, फिर क्या आएगा 1954, फिर 1957, फिर 1984। मतलब कि 4-2, 4-2-3-1, 4-2-3-1 आंसर नंबर क। अरे कहां से बी ठोके पड़े हो भाई? सबसे पहले YMCA 1920 में, फिर 1954 में क्या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, फिर 1957 में लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, फिर 1984 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस हिसाब से कर रहे हो भाई तुम लोग एकदम से? क्या कौन सा नशा करता है? हाँ, कौन सा नशा करता है तुम लोग? नहीं समझ में आ रहा, इतना इजी क्वेश्चन तुम लोग गलत कर रहा है। इसको कम से कम 50 बार मैंने कराया होगा। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए निम्न में से किस कौशल का प्रयोग नहीं किया जा कर सकते? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए किसका प्रयोग नहीं कर सकते? पुश का, फ्लिक का, स्कोप का, हिट का, स्कूप का, हिट का। तो अगर मैं बात करूं हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जब भी दिया जाएगा तो हम क्या नहीं कर सकते? हिट नहीं कर सकते। अब अगर आपसे पूछ ले कि पेनाल्टी स्ट्रोक होता क्या है, पेनाल्टी स्ट्रोक होता क्या है, कैसे लिया जाता है, तो कैसे बताओगे कि पेनाल्टी स्ट्रोक क्या होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक क्या होता है कैसे बताओगे, जल्दी बताओ। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो होता है यह कब दिया जाता है? तो याद रखना, जब डेंजर क्या होता है, आपका फाउल होता है, खतरनाक अपराध होता है, तब। और यह जो है पेनाल्टी स्ट्रोक के दौरान एक अटैकर होगा और एक ही डिफेंडर होगा। याद रखना, पूछेगा कितने अटैकर होते हैं या कितने डिफेंडर होंगे, तो याद रखना एक अटैकर और एक जो गोल की रक्षा करेगा। एक क्या होगा आपका? एक आपका अटैकर और एक डिफेंडर।
बाकी प्लेयर कहाँ रहेंगे, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना बाकी प्लेयर जो हैं 25 यार्ड की रेखा जो होती है, क्या 25 यार्ड की रेखा के बाहर, इसमें क्या नहीं कर सकते, इसमें हम पुश कर सकते हैं, फ्लिक कर सकते हैं, स्कूप कर सकते हैं, लेकिन हिट जो है हम नहीं कर सकते। याद रखना अगर इस दौरान गोल हो जाता है तो सेंटर पास से क्या होगा, मैच पुनः स्टार्ट होगा। और अगर गोल नहीं होता है तो फ्री हिट से, किससे, फ्री हिट से स्टार्ट होता है। कब, अगर गोल नहीं हुआ तब, गोल नहीं हुआ तब। अगर गोल हो गया तब किससे होगा, सेंटर पास से। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो, पेनाल्टी शूटआउट के दौरान जब अटैकर बॉल लेकर चलता है तो कितने समय के दौरान उसको गोल करना होता है, पेनाल्टी शूटआउट के दौरान। अब पेनाल्टी शूटआउट वर्ड आया है, अब पेनाल्टी शूटआउट क्या होगा। हम्म बताओ भाई। तो पेनाल्टी शूटआउट के दौरान 8 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर गोल करना होता है, गोल दागना होता है, याद रखना। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यदि हॉकी में गेंद जमीन से छूते हुए जाती है तथा बॉल खिलाड़ी की हॉकी से चिपके हुए तथा घसीटते हुए गति करे तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लिक कहते हैं, हिट कहते हैं, स्कूप कहते हैं, पुश कहते हैं, क्या कहेंगे। तो याद रखना उसको हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। अब देखो, सब्स्टिट्यूट होता है हॉकी में, तो हॉकी के मैदान में जब खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मध्य रेखा सेंटर लाइन से कितनी दूरी तक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर किया जाता है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, कितनी दूरी तक आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और इसमें बताना इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन चलता है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन चलता है, जल्दी से बताना। तो याद रखना इसमें रोलिंग सब्स्टिट्यूशन चलता है। और जब भी इसकी बात आएगी कि वह कितनी मीटर की दूरी से होगा तो क्या बताओगे, याद रखना 3 मीटर। सब्स्टिट्यूट कितने मीटर, 3 मीटर। हॉकी का भार कितना होता है, हॉकी का भार कितना होता है। नहीं बताओगे तो याद रखना हॉकी का क्या भार होता है, 623 से 737 ग्राम तक। कितना होता है, 623 से लेके 737 ग्राम तक होता है। हॉकी जो होता है उसका क्या, उसका भार होता है। अब हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई अगर बात करें कि लंबाई चौड़ाई कितना होता है, तो याद रखना 51.40 मीटर या 100 गज इंटू 55 मीटर या 60 गज। 1 गज में 3 फीट होता है और 1 गज बराबर 0.914 मीटर होता है। यह आप याद रखना। अगर गोल पोस्ट की लंबाई पूछ ले
तो वह कितनी होती है? 4 यार्ड। 4 यार्ड मतलब 12 फीट। कितना? 4 तिहाई 12 फीट होता है। ठीक, उसके बाद में अगर मीटर में पूछ ले तो 3.66 मीटर। ठीक, गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखना 7 फीट 2.14 मीटर। ठीक, शूटिंग सर्कल एरिया कितना होता है? तो याद रखना 16 यार्ड या 14.63। और स्टार्टिंग सर्कल एरिया क्या होता है? 21 होता है। क्या होता है? 21 गज होता है। और इसमें 19 डाट होते हैं। एक डाट से दूसरे डाट के बीच की दूरी 3 मीटर की होती है। ये जो 1 2 3 4 इस तरीके से बने होते हैं। तो ये जो डॉट हैं, ये जो डॉट हैं, या इनकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 19 होती है इनकी संख्या। और इससे इसके बीच की जो दूरी होगी वह होगी 3 मीटर। क्या होगी? 3 मीटर होती है। और इस डॉट की, एक डॉट की लंबाई अगर पूछे तो याद रखना लंबाई कितना होता है एक डॉट का? 30 सेंटीमीटर होता है। यह सब चीजें आप क्या करोगे? याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हॉकी में डॉटेड सर्कल में जो गैप होता है उसकी माप क्या होती है? अभी जस्ट मैंने बताया आपको। हॉकी में डॉट सर्कल में जो गैप होता है, मतलब मैंने बनाया था ना अभी, ए ए ए ये इस तरीके से। तो ये एक से दूसरे के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है? 3 मीटर की, याद रखना। चलो, आदर्श धावन पथ के निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए? बताओ। आदर्श धावन पथ की दिशा क्या होनी चाहिए? तो याद रखना क्या होगा? उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। यह हमेशा याद रखना। किस तरफ? उत्तर दक्षिण होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किसने किया? सेगुइन ने, जेसी रेवन ने, कैटल ने, वैक्सलर ने? तो याद रखना क्या होगा? शेगुन सेगुइयन। सेगुइयन जो थे, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की बात की थी। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की थी इन्होंने ही। ठीक है ना? और साइमन और बिने ने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? साइमन और बिने ने दिया था। यह आप याद रखना। सूची फर्स्ट के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर कीजिए। दुर्बल, स्थैर्मिक, सुडौल, एथलेटिक, पिकनिक, कुगठित, डैश प्लास्टिक। छोटा मोटा, दुबला और पतला, स्वस्थ गठन था, संतुलित मांसपेशियां, कुगठित। बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? अगर मैं आप लोगों का आंसर देखूं तो आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का अभी तक तो किसी का आया नहीं है। जल्दी दीजिए भाई, जल्दी दीजिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दुर्बल, सुडौल, पिकनिक, कुंगठित। छोटा मोटा, दुबला और पतला, स्वास्थ्य गठन था, संतुलित मांसपेशियां, इसके अलावा कुगठित। और यह भी बताना कि ये जितने भी मॉडल दिए हैं यह किसने दिए हैं।
तो याद रखना ये क्रैस्मर का मॉडल है, और क्रैस्मर के मॉडल में क्या होता है, अगर मैं बात करूं जो दुबले पतले लोग होते हैं, क्रैस्मर ने क्या किया, सबसे पहले याद रखना जो पिकनिक वाला होता है या क्या होता है, छोटा और मोटा होता है, याद रखना। सुडोल एथलेटिक्स जो होता है, एथलेटिक्स जो होता है वो सुडोल होता है, वह क्या होता है, स्वस्थ गठन था, संतुलित मांसपेशियां होती हैं उसकी, ठीक है ना। और आपका जो क्या होता है, कुगठित जो होता है यह होता है डिस्प्लास्टिक, और जो अस्थे क्या दुर्बल जो होते हैं वह दुबला और पतला होता है। तो यही होगा मिलान, इसमें देख लो क्या होगा, पहले का दो किसमें है, पहले का दो, पहले का दो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ये भी सही है, दूसरे का तीन इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहीं से अलग हो जाएगा तीसरे का, तो तीसरे का एक किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ख। चलो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। 23 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इनर्सिया, एक्सीलरेशन, ठीक, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, प्रतिघात नियम, लॉ ऑफ रेबॉन्ड, मतलब रिएक्शन फोर्स, इलास्टिसिटी, कॉन्सेप्ट और मोमेंटम, क्या होगा। तो याद रखना क्या होगा, जड़त्व का नियम क्या है, बल का संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, मतलब तीन। उसके बाद में आपका होगा त्वरण, एक्सीलरेशन का नियम है, तो संवेग का नियम, एक्सीलरेशन को हम मोमेंटम का नियम भी कहते हैं, ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है उसको हम रिएक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। प्रतिघात का नियम, ये जो लोच है, इलास्टिसिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात का नियम कहते हैं, और यह क्या हो गया, आंसर नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, सॉरी कितना है, इसमें नंबरिंग नहीं हुई है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्ककार कहा जाता है। अभिकथन ए स्फूर्ति मोटर फिटनेस का अनिवार्य घटक है। तर्क आ न्यूरोमस्कुलर तालमेल स्फूर्ति को निर्धारित करता है। स्फूर्ति मोटर फिटनेस का अनिवार्य घटक है, जायज सी बात है, अनिवार्य घटक होगा ही होगा, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि न्यूरोमस्कुलर तालमेल स्फूर्ति को निर्धारित करती है, बिल्कुल जायज सी बात है, अगर न्यूरोमस्कुलर नहीं सही रहेगा तो आप क्या एजिलिटी दिखाओगे, कैसे आप स्फूर्ति रहेगी आपके अंदर। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, आंसर नंबर ग होगा। चलो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम उसको देखेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्ककार कहा गया है। अभिकथन ए युक्तियों, टैक्टिक्स, गति का मितव्ययी, फ्रंगल उपयोग है, तर्ककार इसका संबंधित प्रतिद्वंदी को उसके लाइन ऑफ एक्शन को नियंत्रित करने से रोकने के लिए अपने लाइन ऑफ एक्शन का नियंत्रण करने से है। तो क्या करोगे, याद रखना युक्तिया या टैक्टिक्स गति का मितव्ययी, मतलब फ्रगल उपयोग है, जायज सी बात है, यह तो बात सही है, सत्य है, सॉरी ए क्या है, टैक्टिक्स गति मितव्ययी फ्रुगल का उपयोग है, गलत बात है, ऐसा नहीं है, टैक्टिक्स हर जगह चलती है। इसका संबंधित प्रतिद्वंदी को उसके लाइन ऑफ एक्शन को नियंत्रित करने से रोकने के लिए अपने लाइन ऑफ एक्शन का नियंत्रण करने से है, बिल्कुल जायज सी बात है। तो ए क्या है, ए तो गलत है, परंतु आर क्या है, सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर ख। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था।
तो कल फिर आप लोगों से मिलेंगे एक नई क्लास के लिए। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेंगे विदा। अब आप लोगों को भी दे देंगे समय, जाइए मैच देखिए खूब बढ़िया से, इसीलिए 85 क्वेश्चन लाया था, इससे ज्यादा नहीं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अंतिम प्रहार बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी 4.0 के साथ जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड एलटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई 3 के प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहते हैं आप, तो 9628959237 पे क्या कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए। उसके बाद में फिर जब आप जो भी होगी आपकी सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।